हॉस्पिटल जाते हैं ठीक होने के लिए, लेकिन वहाँ से फिर बीमारी लेकर आते हैं। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। आज का हमारा टॉपिक है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, जिसको नोजोकोमियल इन्फेक्शन भी बोलते हैं। तो आज का हमारा जो ये टॉपिक है बहुत ही बेहतरीन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि हर जगह देखने को मिलेगा और आपके डेली लाइफ में ये एक तरह से देखने को मिलता है। तो ये चीज़ जानना सभी के लिए ज़रूरी है, चाहे वो किसी भी फील्ड से हैं, मेडिकल फील्ड से हैं या स्टूडेंट्स हैं या कोई भी आम आदमी है, तो उसके लिए भी ये टॉपिक्स बहुत ज़रूरी है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन ये है, समझ सकते हैं कि मतलब कि कोई इंसान अगर हॉस्पिटल जाता है और वो उसके पास वो इन्फेक्शन नहीं रहता है, लेकिन वो तो जाता है ठीक होने के लिए, उधर से एक और इन्फेक्शन लेके आता है, तो इसका मतलब वो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन है। इसका सटीक और सही तरीके से हम लोग डिफिनीशन देखेंगे। सबसे पहले हमारा आता है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, जिसका दूसरा नाम ही है नोजोकोमियल इन्फेक्शन। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन से के मतलब से ही पता चलता है, इसके नाम से ही पता चलता है। हॉस्पिटल मतलब अस्पताल, एक्वायर्ड मतलब जो वहाँ से अर्जित कर रहा है, इन्फेक्शन मतलब कोई भी पैथोजन, बैक्टीरिया, वायरस, फंगी। तो ये चीज़ समझ गए। अस्पताल में जो अर्जित किया जाता मतलब वहाँ से जो लिया जाता है, एक तरह से उस इन्फेक्शन को हम लोग हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन बोलते हैं। तो इसका सबसे पहले डिफिनेशन देखते हैं। इन्फेक्शन डेट आर एक्वायर्ड 48 आवर्स ऑफ द हॉस्पिटल एडमिशन। मतलब यहाँ पर इन्फेक्शन हो रहा है, हॉस्पिटल में एक्वायर्ड हो रहा है 48 घंटा एडमिशन के बाद। उसके बाद और विदिन 30 डेज ऑफ डिस्चार्ज। मतलब एक तरह से समझ सकते हैं कि डिस्चार्ज के 13 डेज बाद, मतलब कि जैसे कि 48 घंटा हॉस्पिटल में एडमिशन लिया, उसके बाद अगर कोई भी इन्फेक्शंस होता है तो हम लोग उसको हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन कहते हैं। या फिर 30 डेज ऑफ डिस्चार्ज, मतलब डिस्चार्ज के 13 डेज तक अगर उसके अंदर होता है तो हम लोग उसको हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन बोलते हैं। चाहे वो एडमिशन लिया, एक पेशेंट हॉस्पिटल आया और 48 घंटा रहा वहाँ पर, तो उसको इन्फेक्शन काउज किया, तो वो हो गया हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। या 30 डेज हॉस्पिटल के 30 डेज हॉस्पिटल में वो हॉस्पिटल में रहा और 30 डेज के बाद, डिस्चार्ज होने के बाद 30 डेज के अंदर अगर वो किसी भी इन्फेक्शन से वर्जित होता है तो उसको हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन कहा जाता है। विच वेयर नॉट प्रेजेंट और इंक्यूबेटिंग एट द टाइम और एडमिशन। एडमिशन के टाइम नहीं प्रेजेंट था, जो कि एडमिशन के टाइम कोई भी इन्फेक्शन नहीं प्रेजेंट था, लेकिन एडमिशन के 48 घंटा बाद वो प्रेजेंट हो गया, मतलब वो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन है। या फिर एडमिशन के डिस्चार्ज, मतलब 30 डेज एडमिशन के डिस्चार्ज होने के बाद वो एक तरह से जो एक्वायर्ड हुआ, उस इन्फेक्शन को हम लोग हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन या नोजोकोमियल इन्फेक्शन बोलेंगे। तो यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कॉमन कॉजेटिव एजेंट, इसका क्या क्या कारण हो सकता है। इसका कॉमन जो कारण है एचआई का, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन का, सबसे पहला हमारा बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में एग्जाम्पल ले सकते हैं इस्चेरिया कोलाई, जो कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के अंदर आता है हमारा बैक्टीरिया। किसी भी बैक्टीरिया के कारण हो, चाहे बहुत सारा बैक्टीरिया हमारा है तो उसके कारण, बैक्टीरिया के कारण हो रहा है हमारा, बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म के वजह से हो रहा है, चाहे वो मतलब हॉस्पिटल के अंदर उस बैक्टीरिया के कारण हो रहा है, चाहे वो कोई भी बैक्टीरिया हो तो उसके कारण होगा, तो ये एक तरह से बैक्टीरिया में आएगा। दूसरा हमारा किसी भी वायरस के कारण होता है, तो काउज हमारा ये वायरस है, जैसे कि इन्फ्लुएंजा वायरस, ये हमारा, या रिस्पायरेटरी सिनेचल वायरस RSV, मतलब किसी भी रिस्पायरेटरी सिनेचल वायरस के कारण हो रहा है या इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण हो रहा है। मीन्स ये वायरस कॉजेटिव एजेंट है, मतलब ये वायरस के वजह से हो रहा है ये, तो उसको वायरस में उसका कॉजेटिव एजेंट होगा, HAI का कॉजेटिव एजेंट वायरस होगा। तो तीसरा हमारा फंगी, मतलब काउज इसका तीसरा हमारा फंगी, जैसे कि कैनेडिडा एल्बिकेंस, मतलब कैनेडिडा एल्बिकेंस इस फंजाई का नाम है। दूसरा मतलब एक तरह से इसका नाम है, सब डिवीजन, मतलब फंगी का एक, मतलब समझ सकते हैं क्लासिफिकेशन, जो कि मतलब उस फंगी का नाम है। जैसे कि हर तरह का इंसान है, अगर ह्यूमंस हम लोग बोले, ह्यूमंस बोले तो
मान लीजिए ह्यूमन्स एक जाति हो गई, एक जीन हो गई, उसको अगर उसके नाम, किसी भी नाम, जैसे कि मान लीजिए किसी का नाम राम, गीता, सीता, मीता, हरी, फरी, जो भी है, तो उस नाम को लेकर बोलेंगे तो उसी में फंजाई बहुत सारा है, तो उसके नाम से बुलाएंगे कैंडिडा एल्बिकेंस। तो हमारा, तो इसी तरह से इसका अलग अलग बहुत सारे फंगी होते हैं। तो ये हमारा 3 मोस्ट कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि हमारा हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन के अंदर एक्वायर्ड होता है। वो चाहे किसके थ्रू होता है, कैसे होता है, ये हम अगले टॉपिक हमारा मोड ऑफ ट्रांसमिशन में पढ़ेंगे। तो ये चीज आप लोग समझ गए। काउज हमारा 3 है, बैक्टीरिया के वजह से, वायरस के वजह से या फंगी के वजह से। अब ये किसके माध्यम से फैलेगा वो हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। जैसे मोड ऑफ ट्रांसमिशन, अब किसके थ्रू जाएगा अगले पर्सन में। तो सबसे पहला हमारा डायरेक्ट कांटेक्ट। डायरेक्ट कांटेक्ट मतलब फिजिकल कांटेक्ट। फिजिकल कांटेक्ट मतलब फिजिकली होना नहीं है, मतलब इसमें पर्सन टू पर्सन किसी भी तरह का टच होता है तो उसके कारण होता है। जैसे कि मान लीजिए अब कोई पेशेंट में पेशेंट ही टच हुआ, या उसके समझ सकते हैं कि किसी भी नर्सिंग स्टाफ या कोई भी मेडिकल स्टाफ जो हॉस्पिटल के अंदर काम करते हैं, मेडिकल एम्प्लॉयमेंट्स या हॉस्पिटल एम्प्लॉयमेंट्स, तो उसके कारण अगर टच होता है, किसी उस पेशेंट्स को छूते हैं, कभी उस पेशेंट को छूते हैं, तो उसके कारण अगर होता है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट टू कॉन्टैक्ट, तो उसको बोलेंगे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन। दूसरा हमारा इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट है। इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट मतलब कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट, किसी भी कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट मतलब किसी भी, मतलब डिसइंफेक्टेड, मतलब एक तरह से समझ सकते हैं कि जो इन्फेक्टेड है, कोई भी सामान इन्फेक्टेड है, कोई इन्फेक्टेड ऑब्जेक्ट है, चाहे वो हमारा खाना है या किसी भी तरह का कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट है, उसके कांटेक्ट में हम लोग आए। जैसे कि सरफेस इक्विपमेंट, किसी भी चीज़ का सरफेस है, जैसे कि आप नीचे का फर्श टाइल्स ले लीजिए, नीचे का जो भी एक तरह से इन्फेक्टेड है, वो सही ढंग से धोया गया नहीं है, वो स्टाइल नहीं किया गया है, एक तरह से अनइन्फेक्टेड नहीं किया गया है। या किसी भी इक्विपमेंट, जैसे कि ऑब्जेक्ट ही ले लीजिए, या हमारा बेड लिनेन या किसी भी बेड शीट, ये सब जो भी हॉस्पिटल में होता है, चाहे बेड होता है या कोई भी सामान ले लीजिए जो कि हॉस्पिटल में होता है, उसके सरफेस में किसी भी तरह का इन्फेक्शन होता है तो उसको इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट कहेंगे। जैसे कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट मतलब होता है कि एक तरह से जैसे एक डॉक्टर का कंटामिनेटेड समझ लीजिए, या इन्फेक्टेड स्टेथोस्कोप जो गले में लटका के आता है और चेक करता है, हर जगह लगाता है ना, चेस्ट में और बहुत सारे जगह में लगाता है, तो उसके कारण से इन्फेक्ट होता है वो, उसका मतलब है इक्विपमेंट के कारण एक तरह से उसका इक्विपमेंट इन्फेक्टेड है, उसके वजह से हो रहा है, या किसी भी इंस्ट्रूमेंट के वजह से हो रहा है तो उसको इनडायरेक्ट कांटेक्ट के वजह से कहेंगे। वो चाहे किसी भी हॉस्पिटल ऑब्जेक्ट को ले लीजिए, उसके कारण फैल रहा है तो उसको इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट्स के थ्रू हम लोग बोलते हैं। तो उसका हमारा तीसरा हमारा आता है ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन। ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन में हमारा आ जाता है रिस्पायरेटरी ड्रॉपलेट्स। रिस्पायरेटरी ड्रॉपलेट्स मतलब है कि अब समझ सकते हैं आप लोग कफिंग, छीकिंग, अब कोई छींक देता है या मतलब किसी भी तरह से खांस देता है तो उसके थ्रू, जैसे कि किसी भी पानी का छोटा छोटा मतलब कि 5 माइक्रो नैनोमीटर समझ लीजिए, मतलब कि माइक्रोमीटर समझ लीजिए कि उतना मतलब छोटा छोटा कि पार्ट्स उसका निकलता है उससे, तो उसके कारण अगर जाता है, रिस्पायरेटरी ड्रॉपलेट्स के कारण जाता है, चाहे वो स्नीजिंग के वजह से या कफिंग के वजह से एक दूसरे में फैलता है। पेशेंट बगल में बैठा हुआ, दूसरा पेशेंट भी जनरल वार्ड में बैठा रहता है, वहाँ पर अब कोई कफिंग कर दिया, ये स्नीजिंग कर दिया, या पेशेंट ही मतलब या कोई मेडिकल स्टाफ ही है, नर्सिंग स्टाफ कोई भी है, तो वो छींक दिया एक वजह से, मतलब किसी भी तरह से छींक दिया या ड्रॉपलेट्स कर दिया तो पेशेंट के ऊपर पड़ गया या पेशेंट का उसमें किसी के पड़ गया, तो ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन के थ्रू हो गया, मतलब कि एक तरह से रिस्पायरेटरी कफिंग या स्नीजिंग के वजह से हुआ। उसके बाद एयरबोर्न ट्रांसमिशन। एयरबोर्न ट्रांसमिशन मतलब अब इन्वायरमेंट में, मतलब एयर में जो भी डस्ट उड़ते रहता है, डस्ट उड़ते रहता है, उसमें होता है कि एक तरह से डस्ट पार्टिकल्स क्राइंग माइक्रोब्स, मतलब एक तरह से माइक्रोब्स, जैसे बहुत सारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है कि बहुत सारा एयर में उड़ते रहता है, मतलब ये हवा में एक तरह से घुल के, जैसे कि वायरस ले लीजिए, बहुत सारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि हवा में उड़ते रहता है, उसके बाद एक दूसरे से कांटेक्ट में आता है, या बहुत सारा जो वायरस होता है कि एक तरह से एयर बोर्न मतलब हो जाता है, मतलब जो कि एयर से उत्पन्न होता है, एयर से बर्थ लेता है, तो उसको बोलेंगे हम लोग एयरबोर्न ट्रांसमिशन।
जो कि एयर से उत्पन्न हो रहा है, मतलब हवा में कुछ भी चीज़ मतलब उड़ रहा है, डस्ट पार्टिकल्स के वजह से उड़ के उसके द्वारा आ जा रहा है, तो उसको हम लोग वो बोलेंगे एयरबोर्न ट्रांसमिशन। हमारा तीसरा है कॉमन टाइप्स ऑफ HAI, मतलब कॉमन टाइप्स ऑफ हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। तो उसमें सबसे पहला हमारा आता है UTI, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जैसे कि मोस्ट कैथेटर्स के थ्रू हमारा होता है। पहला यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का मतलब है हमारे जितना भी यूरिनरी सिस्टम या यूरिनरी ट्रैक्ट के मतलब जो हमारा होता है कॉमन टाइप्स इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक्ट में होता है हमारा इन्फेक्शन, किसी कोई भी इन्फेक्शन होता है जो कि ज़्यादातर कैथेटर की तरह थ्रू होता है। जब किसी भी कंटामिनेटेड या इन्फेक्टेड कैथेटर को यूज़ किए हम लोग, या हम लोग अच्छे तरह से ग्लव्स को यूज नहीं किए, हम लोग कैथेटर लगा रहे हैं लेकिन किसी भी तरह का मतलब एक तरह से मान लीजिए सही ग्लव्स का इस्तेमाल नहीं किया, जो कि इन्फेक्टेड ग्लव्स है उसको इस्तेमाल किए, तो उसके कारण हो सकता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है, या इन्फेक्टेड कैथेटर यूज करने के कारण हमारा UTI इन्फेक्शन हो सकता है। और उसके बाद सर्जिकल साइट इन्फेक्शन। सर्जिकल साइट इन्फेक्शन का मतलब कि अब हम कोई भी इक्विपमेंट लिए, सर्जिकल इक्विपमेंट लिए या इंस्ट्रूमेंट लिए, हम कोई भी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट लिए और उसको सही ढंग से स्टेरिलाइज नहीं किए, उसका स्टेरिलाइजेशन सही ढंग से नहीं किए, लेकिन उसमें होता है कि एक तरह से किसी भी इन्फेक्शन से वो ग्रसित है, मतलब कि किसी दूसरे में अगर किसी टच के वजह से या मेडिकल स्टाफ या नर्सिंग स्टाफ किसी भी वजह से वो एक तरह से इन्फेक्टेड हो गया, लेकिन उसको सही ढंग से स्टेरिलाइज नहीं किया गया और फिर दूसरे पेशेंट का सर्जरी किया गया, तो उसको देते हैं पोस्ट ऑपरेशन के कारण, या मतलब एक तरह से सर्जिकल साइट इन्फेक्शन उसी को कहा जाता है। तीसरा हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, एग्जाम्पल में लिख सकते हैं क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिलाई, जिसके कारण कि एक तरह से मान लीजिए तो डायरिया इसी के वजह से होता है, तो इसको डालेंगे किसमें, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, मतलब GI इन्फेक्शन, जैसे कि हमारा किसी भी रिलेटेड GI ट्रैक्ट से इन्फेक्शन, ये हमारा एक तरह से कंटामिनेटेड फूड खाने से भी हो सकता है। अब हॉस्पिटल के का किसी भी इन्फेक्शन, मतलब हॉस्पिटल में किसी भी तरह कंटामिनेटेड फूड को खाते हैं उसके कारण अगर होता है तो उसको डालते हैं किसमें, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, मतलब एक तरह से जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब कि समझ सकते हैं गैस्ट्रिक GI ट्रैक्ट में इन्फेक्शन होगा, तो उसको हम लोग डालेंगे किसमें, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। इसमें किसका टाइप होगा, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन के वजह से, जैसे कि मान लीजिए अब क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिलाई हो रहा है, इसके कारण डायरिया होता है, तो डायरिया किसी भी फूड पॉइजनिंग के कारण हो रहा होगा या किसी भी कंटामिनेटेड फूड खाने के कारण हो रहा है, तो हॉस्पिटल के अंदर वो कंटामिनेटेड फूड अंदर जा रहा है, इनटेक कर रहा है, तो उसके वजह से हो रहा है, तो ये भी हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन में आएगा। तीसरा हमारा ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन। ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन मतलब जैसे कि IV ले लीजिए या किसी भी तरह का ब्लड इन्फ्यूज़न करते हैं, मतलब ब्लड को चढ़ाते हैं पेशेंट के शरीर में, तो उसमें एक तरह से IV जो प्रोसीजर होता है, IV थेरेपी होता है, उसके अंदर अगर स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस जो भी है नहीं किया जाएगा, ग्लव्स का इस्तेमाल सही ग्लव्स का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, या किसी भी तरह का IV या मान लीजिए कैथेटर्स ही लगाते हैं, कैथेटर्स का प्रोसीजर होता है वो सही ढंग से नहीं लगाएंगे, उसके कारण से भी ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शंस देखने को मिलेगा। उसके बाद IV कैनुला जो भी है ये सब लगाएं, अगर डिसइंफेक्ट स्टेरिलाइज करके नहीं लगाते, या नया, जैसे कि कुछ लोग मतलब कि एक तरह से होता है कि एक ही ग्लव्स में बार बार रिपीट करके उसी से काम कर रहे हैं, तो उसके कारण भी एक तरह से इन्फेक्शन अंदर जाने का चांसेस होता है, तो उसको डालेंगे किसमें, ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन में। हमारा पांचवा आता है रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट से जो भी रिलेटेड इन्फेक्शंस होगा, वो चाहे बैक्टीरिया से हो, वायरस से हो या फंजाई से हो, तो उसको हम लोग रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बोलेंगे, जो कि कॉमन टाइप्स है HAI का। उसमें हम लोग को देखने को मिलेगा जैसे कि निमोनिया स्पेशली वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया, मतलब कि जैसे कि ज़्यादातर होता है वेंटिलेटर लगा देते हैं ऑक्सीजन के लिए, या ऑक्सीजन ट्रांसमीटर या मास्क ऑक्सीजन थेरेपी हम लोग करते हैं पेशेंट्स के ऊपर, तो उसमें होता है कि जैसे कि वेंटिलेटर देते हैं या किसी भी फेस मास्क का यूज़ करते हैं या ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, तो उसमें अगर स्टेरिलाइज ऑक्सीजन मास्क जो है नहीं लगाएंगे या वेंटिलेटर जो भी होता है वो नहीं लगाएंगे, उसको इन्फेक्टेड वेंटिलेटर प्रोवाइड करवाएंगे, तो उसके कारण निश्चित है, या किसी भी ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसीजर होता है जो हमारे मतलब RTI मतलब रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट में किसी भी तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे शरीर के अंदर जाएगा, उसके कारण इन्फेक्शन होगा, मतलब उसको RTI इन्फेक्शंस कहेंगे हम लोग।
तो ये हो कारण इसका एक एग्जाम्पल जैसे कि निमोनिया लीजिए, जिसमें कि स्पेशली वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया, मतलब कि हम किसी भी तरह से मतलब सही ढंग से एक तरह से नॉन स्टेरिलाइज वेंटिलेटर का यूज करते हैं, पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं, या फेस मास्क हम लोग ऑक्सीजन प्रोवाइड करने के लिए हम लोग देते हैं और वो सही ढंग से स्टेरिलाइज नहीं है, तो उसके कारण हम लोग को रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग को वीडियो समझ आया तो प्लीज़ एक लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, तब तक के लिए बाय बाय।